वेलकम टू बेसिक केमिस्ट्री। बच्चे, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर पैरामीटर्स ऑफ एनएमआर स्टार्ट किया था। वहां पर हमने फर्स्ट पैरामीटर दैट इज नंबर ऑफ सिग्नल्स डिस्कस किया था कि अगर हमारा कंपाउंड है तो उसमें कितने सिग्नल्स अराइज होंगे। उसमें हमने 3 केस किए थे, वेदर इज सैचुरेटेड सिस्टम, सैचुरेटेड है, नॉन साइक्लिक था। फिर हमने देखा कि इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड में क्या होगा, साइक्लिक में क्या होगा। फिर हमने थर्ड डिस्कस किया था स्पेशल केस, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, बेंजीन वाले कंपाउंड लिए थे, या फिर हम लोगों ने किया कि हमारा जो कंपाउंड था वो सैचुरेटेड था बट उसके अंदर क्या था, डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स थे। तो अब हमारे आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड पैरामीटर दैट इज केमिकल शिफ्ट। तो हमारे आज के लेक्चर में केमिकल शिफ्ट के रिस्पेक्ट में हम 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है वो होगा हमारे पास, व्हाट इज केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट क्या होता है। सेकंड, व्हाई केमिकल शिफ्ट अराइज, केमिकल शिफ्ट किस लिए अराइज होता है, सेकंड पॉइंट है ये। थर्ड पॉइंट हम करेंगे व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ केमिकल शिफ्ट, कि उसकी यूनिट्स क्या, हम किस में मेजर करते हैं। फिर हम फोर्थ करेंगे यहां पर कि हाउ केमिकल शिफ्ट इज मेजर्ड, कि हम केमिकल शिफ्ट को कैसे मेजर करते हैं, हम क्या रेफरेंस लेते हैं या दैट इज क्या स्टैंडर्ड लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम केमिकल शिफ्ट मेजर करते हैं। और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स, कि हमारे पास जो अलग अलग टाइप के प्रोटॉन है, लाइक एलिफेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया, ओलिफिनिक हो गया, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हो गया, तो उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले व्हाट इज केमिकल शिफ्ट, इसकी डेफिनेशन क्या है एंड व्हाई इट अराइजेस, और ये क्यों अराइज होता है। लेट्स स्टार्ट। केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट it gives information about nature and type of proton, whether it is aliphatic, aromatic, विनाइलिक, ओलिफिनिक, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, प्रोटॉन एक्सेट्रा। तो ये इंफॉर्मेशन देता है हमें उसके नेचर के और उसके टाइप के, वो किस टाइप का प्रोटॉन है या उसका क्या नेचर है। सेकंड, अब इसको क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो हम सेकंड अगर इसी में लिखेंगे तो डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट केमिकल शिफ्ट आर inductive effect, hyperconjugation, resonance, electronegativity of atom, hybridization, एनाइसोट्रोपी इफेक्ट, एक्सेट्रा। अब इनको हम एक एक को लास्ट में डिस्कस करेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स का केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या क्या होगी, इस टाइम पे हम इनको इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे इनको। तो देखो क्या बताया हमारे पास, कह रहा है केमिकल शिफ्ट को जो नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं वो डेल्टा से करते हैं, इस तरीके से डेल्टा सिंबल, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइक डेल्टा, केमिकल शिफ्ट डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह रहे कि ये जो फैक्टर्स हैं ये इफेक्ट करते हैं केमिकल शिफ्ट को। अगर हम अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो हम डेफिनेशन में बोलते हैं द शिफ्ट इन, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन द शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ NMR signal due to
shielding and deshielding, due to shielding and deshielding of protons by electrons. ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? विच आर प्रेजेंट इन बॉन्ड्स, विच आर प्रेजेंट इन बॉन्ड्स, और ये वैलेंस में भी हो सकते हैं, विच आर प्रेजेंट इन बॉन्ड्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट. देखो डेफिनेशन में हमने क्या लिखा बच्चे इसके अंदर, द शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ एनएमआर सिग्नल ड्यू टू शील्डिंग एंड डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट. ये बोल रहा है कि हमारे पास जो शिफ्ट आएगा किसके अंदर, जो हमारे पास अगर चार टाइप के प्रोटॉन्स थे हमारे कंपाउंड में, तो कह रहे चारों की अलग अलग जगह पे आएगा, एक ही जगह पे आता तो एक ही सिग्नल मिलता, ओवरलैप हो जाते हैं, लेकिन वो चार जगह आ रहा है तो क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज हो गई. वो पोजीशन चेंज किस लिए होती है? वो होती है ड्यू टू शील्डिंग एंड डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन. कह रहा है कि वहां पर आइदर शील्डिंग हो सकती है या डीशील्डिंग हो सकती है. वो शील्डिंग और डीशील्डिंग कौन करता है? वहां पर ये करता है जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन प्रोटॉन्स के बीच पास. ये इलेक्ट्रॉन जो उसके केमिकल, इसको बोल देते हैं, हमने बोला केमिकल इन्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट बोल देंगे हम यहां पर उसका, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स वहां पर है उसके आसपास प्रोटॉन्स के पास. तो कह रहे कि इनकी वजह से हमारे पास ये दो इफेक्ट होते हैं, शील्डिंग और डीशील्डिंग, और ऐसा हो गया तो उसकी पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे केमिकल शिफ्ट. देखो हम शील्डिंग और डीशील्डिंग को समझते हैं. शील्डिंग का मतलब होता है बचाव, बचाओ, कि जितना इफेक्ट होना चाहिए था उतना होता नहीं है, ये ऐसा बचाव है. और इसके अंदर देखो अब समझते हैं शील्डिंग का. मान लिया कि एक स्टूडेंट था, वो फेल हो गया एग्जाम में, तो पापा को पता चला, पापा ने उसको 10 डंडे मारने थे. अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसके पापा उसको 10 डंडे मारते हैं. घर पे गया स्टूडेंट, पापा को पता चल गया, तो पापा ने कितने मारने थे? उसको एग्जैक्ट 10 मारने थे, लेकिन क्या हुआ, बीच में मम्मा आ गई, उसकी मम्मी आ गई बीच में. अब क्या हुआ भाई, मम्मी का लाडला था बेटा, तो मम्मी बीच में आ गई तो क्या हुआ, वो कहेगी बीच में आ गया तो उसने क्या किया, नहीं इसको मत मारो, ठीक है अगली बार पास हो जाएगा, नहीं होगा. तो पापा ने जितने डंडे मारने थे उतने नहीं मारे, वो 10 से कम लगेंगे, 4-5 लगे, उसके बीच में मम्मी आ गई तो फिर 1-2 और लगेगा, या मम्मी पहले ही आ गई तो 10 की जगह उसको सारे 2-3 ही डंडे लगे. तो ओवरऑल क्या हो गया, शील्डिंग कर लिया. किससे? डंडों से. किसने किया? मम्मी ने किया. तो यानी कि जितने डंडे लगने थे उतने डंडे उसको नहीं लगे. कितने लगे? कम लगे. तो कम का मतलब शील्ड हो गया. शील्ड किसने किया? मम्मी ने किया उसको, यानी कि उसको बचा लिया. ये शील्ड से बना है. डीशील्डिंग में क्या हुआ कि भाई उसको 10 लगने थे, घर पे गया, पापा को पता चला, तो पापा जैसे उसने मारना स्टार्ट किया, पापा ने बीच में मम्मी और आ गई. मम्मी को पहले ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने मम्मी का काम नहीं किया था. मम्मी ने जितने भी काम बोले उसने नहीं किया, उसने गंदगी फैलाई घर पे, उसने मम्मी की सब्जी नहीं ला के दी, तो उसने क्या बोला, ये कोई काम नहीं करता, ये निकम्मा है, मैंने काम दिया वो भी काम नहीं करता, ये पिछली बार भी फेल हो गया था. तो मम्मी ने क्या किया, पापा को और ज्यादा उकसा दिया, यानी कि उसको बचाने की जगह उसको बचाया नहीं है, पापा को फेवर किया. तो क्या, जब 10 लगने थे, 10 तो नॉर्मल लगने थे, अब मम्मी की वजह से उसको 2-4 और लग गए, तो यानी कि उसको 14-15 लग गए. तो इसका मतलब क्या हुआ, वो डीशील्ड हो गया, यानी कि जो उसको बचा रहा था, बचाने वाला कोई था नहीं. तो डीशील्ड का मतलब वो डायरेक्ट एक्सपोजर में आ गया और ज्यादा हमारे पास, तो जितने लगने थे उससे ज्यादा लगे. तो अगर ऐसा इफेक्ट होता हम बोलते उसको डीशील्ड हो गया, वो शील्ड नहीं हुआ, उसकी कोई बचाव नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया, डीशील्ड. तो अब हम देखते हैं कि भाई ऐसे ही कह रहा है कि यहां पर शील्डिंग और डीशील्डिंग किससे होगी. हम क्या कर रहे थे, हम मैग्नेटिक फील्ड दे रहे थे हमारे कंपाउंड्स को. हमारा इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या था, फिक्स था. हम सभी को मैग्नेटिक फील्ड तो सेम दे रहे थे, लेकिन सबको सेम नहीं मिलती वो मैग्नेटिक फील्ड. क्यों? क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अराउंड प्रोटॉन्स, उनके बॉन्ड्स के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, या वहां पे जो प्रोटॉन के पास आसपास का एनवायरनमेंट है, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सभी के अंदर अलग अलग होगी, अगर वो कैसे होए, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हुए. क्योंकि अगर केमिकल इक्विवेलेंट हुआ तो क्या होगा, सभी के अंदर इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सभी का सेम सिग्नल, एनवायरनमेंट सेम, तो हमें सिग्नल 1. लेकिन अगर वो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट था तो क्यों था, क्योंकि
क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग थी, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग हो गई बच्चे, तो वहां पर जो उनका शील्डिंग और डीशील्डिंग होगा वो अलग अलग होगा, और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड उनको मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी। और हमने ये पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड जितनी मिलेगी उतनी ज्यादा प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि उसका हमने फॉर्मूला देखा था क्या, कि प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू गामा इंटू बी नोट, या हमने लिखा था इक्वल्स टू गामा इंटू एच नोट हम यूज कर रहे थे। ये दोनों बी नोट और एच नोट क्या था, सेम था। ये तो सभी प्रोटॉन के लिए फिक्स था गायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब मैं जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड दूंगा या जितनी वो एक्सपीरियंस करेगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, और जितनी ज्यादा उसकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, अब उतनी ही फ्रीक्वेंसी उसको रेडिएशन चाहिए ताकि वो उसको ऑब्जॉर्व करे और अपनी हायर एनर्जी स्टेट में चला जाए और हमें क्या मिले, सिग्नल। तो अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अभी हमने देखा कि व्हाट इज केमिकल शिफ्ट, तो भाई ये क्या बताता है, नेचर बताता है उस प्रोटॉन का हमें कि भाई किस टाइप का नेचर है, और डिफरेंट पैरामीटर्स ये फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, और ये डेफिनेशन है कि जो पोजीशन में शिफ्ट आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट। तो अब हम देखेंगे व्हाई इट अराइज। जो सेकंड पॉइंट हमारे पास था, व्हाई केमिकल शिफ्ट अराइज। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखा, द लोकल इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट जनरेट induced magnetic field in opposite direction to that of external magnetic field around proton, as a result of which proton experience less external magnetic field, and this is called shielding, of proton. देखो बच्चा क्या हुआ, केमिकल शिफ्ट किस लिए राज हुई हमारे पास, तो उसने बोला हमारे पास कि जो लोकल इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या हो गया, द इलेक्ट्रॉन्स, हम बोल सकते हैं सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड्स, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड्स, वो क्या हो सकते हैं, वहां पे मूवमेंट भी कर सकते हैं, वो स्पिन तो कर ही रहे हैं हमारे पास, अगर वो बॉन्ड के अंदर मूव भी कर सकते हो। क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट वो क्या करता है, जनरेट करता है एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या बोला, हम लोगों ने किया था कि अगर मेरे प्रोटॉन है, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो क्या बोला था कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली अलाइन होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के या उसके अपोजिट। तो अब सेम साइड में था तो हमने बोला था लोअर एनर्जी स्टेट, अगर अपोजिट था तो हमने बोला था हायर एनर्जी स्टेट। लेकिन क्या बोल रहा है कि ऑलवेज जो इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रेजेंट है उस प्रोटॉन के पास में, बॉन्ड्स में या आसपास, तो क्या कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी कैसे हैं, चार्ज पार्टिकल है, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में होगी, किसके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। देखो एक प्रोटॉन था, उसके आसपास मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने आप भी क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें। अगर वो अपोजिट में करेंगे तो जितनी हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड देंगे उसको कुछ ना कुछ क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो उसकी वजह से कि जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो कम मिलेगी, जितनी हम दे रहे उतनी नहीं मिलेगी। तो यही क्या बोला है, अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड प्रोटॉन। तो कह रहे हैं कि अब ये क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट प्रोटॉन एक्सपीरियंस लेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन एक्चुअल, कि जितना वो होना चाहिए था उतना नहीं करेगा, उससे कम करेगा, और इसी को बोलते हैं शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन। देखो बच्चे क्या बोला, हम लोग बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन कर रहा है यहां पे, वो ऑर्बिटल मोशन कर रहा है या स्पिनिंग कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट कर रहा है यानी कि ये मूव कर रहा है, तो इस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है।
अगर ये अपोजिट हुआ तो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, ऐसे थी, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा, कैंसिल आउट। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, अब देखो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, हम बोल सकते हैं यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट, मोर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी प्रोटॉन के आसपास उतना ही ज्यादा क्या होगा, हायर इज बी इंड्यूस्ड। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। क्या बोला, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब जितनी ज्यादा अपोजिट में होगी, अब उसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, लेसर इज द बी इफेक्टिव ऑफ प्रोटॉन, बी इफेक्टिव ऑफ प्रोटॉन। बी इफेक्टिव प्रोटॉन का मतलब है कि कितनी इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड उसको मिल रही है वहां पर, या हमने उसको H से रिप्रेजेंट किया था तो हम H लिख सकते हैं, या B लिख रहे हैं यहां पर क्योंकि बुक्स में B लिखा हुआ है, तो वहां पे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, बच्चे आपकी रिक्वायरमेंट है, आप H नोट से लिख सकते हो या उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को या B नोट बोल सकते हो। तो B लिख सकते हैं, यहां पे H लिख सकते हैं, हमने H किया तो हम H यूज कर सकते हैं कि H इंड्यूस्ड, और यहां पर क्या है, H इफेक्टिव। तो क्या हुआ कि हमें जो प्रोटॉन्स को मिलना था पहले, तो कह रहा है कि B इफेक्टिव क्या हो गया, B इफेक्टिव इज इक्वल्स टू B यहां से हो गया B एक्सटर्नल माइनस B इंड्यूस्ड। देखो जितनी ज्यादा B इंड्यूस्ड होगी उतनी ही कम B इफेक्टिव होगा, तो यही लिखा है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जितनी अपोजिट में होगी उतनी ही कम प्रोटॉन को मिलेगा। ये बी इफेक्टिव क्या है, प्रोटॉन। और जितना कम बी इफेक्टिव होगा, हमें पता है कि जो हमारा प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है बच्चे, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, इस बी पे, या गामा, ये ओमेगा इज इक्वल्स टू गामा इंटू एच नोट, इस तरीके से। तो यहाँ पे बी जीरो और ये बी जीरो था ऐसा, तो बी आई लिख देते हैं इसको, इंड्यूस्ड को बी आई सिंबल होता है, आई इंड्यूस्ड, और बी इफेक्टिव तो ये बी ई लिख देते हैं यहाँ पर, बी ई इज इक्वल्स टू बी जीरो माइनस, या एच किया था तो हमारे पास एच नोट एच आई, ऐसा कुछ भी दोनों में से एक, तो अभी मैं बी यूज कर लेता हूं अकॉर्डिंग टू बुक्स हमारे पास। तो क्या हुआ, अब जितना ज्यादा बी इफेक्टिव होगा, यानी कि अब ये बी जीरो नहीं रहा, अब हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया, क्या, ओमेगा इज इक्वल्स टू गामा इंटू, अब एक्सटर्नल उतनी नहीं मिल रही है, अलग मिल रही है, वो कितनी मिल रही है, बी इफेक्टिव। अब जितनी ज्यादा ये होगी उतना ज्यादा प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, या जितनी कम इफेक्टिव मिलेगी उतनी कम प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। अगर लेसर इज द बी इफेक्टिव प्रोटॉन, सो लेसर इज द क्या मिलेगी, सो लेसर इज द प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन। अब हमें अगर उसकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो हमें कम एनर्जी की रेडिएशन चाहिए उसका सिग्नल लेने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, क्या, कि जितनी ज्यादा बी इंड्यूस्ड होगा उतना कम बी इफेक्टिव होगा, जितना कम बी इफेक्टिव होगा उतनी कम प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी प्रोटॉन की। अब देखो एक एग्जांपल करते हैं इसी को समझने के लिए। अगर हमने लिखा CH3, ये 3 प्रोटॉन थे, H H H, यहां पर क्या लिखा CH2, तो H H और एक F, ऐसा लिख दिया हम लोगों ने, एक्सपेंड करके लिख दिया। देखो अब क्या हुआ बच्चे, अब हमें पता था कि इन 2 प्रोटॉन्स एक जैसे हैं भाई। अगर हम सिग्नल देखते तो कितने सिग्नल आते, 2 सिग्नल आने थे, एक यहां पर और एक 3 प्रोटॉन एक जैसे, तो एक सिग्नल यहां पर आना था। अब देखो क्या हुआ हमारे पास, तो कह रहा है कि ये अलग अलग जगह पे क्यों आए हमारे पास। अगर इन्वायरमेंट ही सेम होता तो हम क्या बोलते, एक ही जगह आते सिग्नल, लेकिन हमें एक जगह नहीं आ रही है, अलग अलग आ रहे हैं। क्यों बोला, क्योंकि इनका इन्वायरमेंट डिफरेंट है। इन्वायरमेंट डिफरेंट क्यों हुआ, वो इन्वायरमेंट डिफरेंट हुआ इन ग्रुप्स की वजह से, जिसकी वजह से केमिकल शिफ्ट आया। बच्चे देखो F कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। देखो अगर हम एक नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, अगर H और H होता है तो बीच में क्या होता है, बिल्कुल बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होने थे मेरे पास, यानी कि जितनी दूरी पे यहां से प्रोटॉन है उतनी दूरी पे यहां पे, सॉरी, जितनी यहां से इस न्यूक्लियस के H के प्रोटॉन के इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन उतनी दूरी पे ही है। लेकिन F के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा होने से जो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कार्बन की, वो ज्यादा किसके पास होगी, F के पास। अगर ये ज्यादा इस साइड होगी ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर ऑफ फ्लोरीन, तो यहां पर अब क्या होगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी थोड़ी सी हमारे पास, क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव है, ज्यादा है। अब इसके ऊपर क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव आ गया, तो अब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया थोड़ा सा फ्लोरीन की वजह से। तो अब ये क्या करेगा, जो बॉन्ड बिल्कुल बीच में
इलेक्ट्रोनेगेटिव की जो होता है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर अब थोड़ा सा कार्बन की तरफ। तो अब जो प्रोटॉन है यहां पर उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास होनी थी इलेक्ट्रॉन, वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए। तो ओवरऑल यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, थोड़ी सी कम हो गई। अगर यहां पर देखो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो इन बॉन्ड्स की कार्बन की तरफ आई, कार्बन की तरफ इसलिए क्योंकि वो फ्लोरीन की तरफ चली गई थी। तो यहां पर इस बॉन्ड के अंदर यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो थोड़ी सी क्या हो गई, कम। लेकिन अगर यहां पर देखें इस फ्लोरीन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है इस कार्बन पे इतना नहीं लग रहा, तो यहां पे जो बॉन्ड है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नियरली बीच में ही है हमारे पास, इन बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कार्बन की तरफ ज्यादा शिफ्ट नहीं हो रही है हमारे पास। तो ओवरऑल क्या हुआ, अब इन जो बॉन्ड्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और जो इन बॉन्ड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो अलग अलग है। यहां पर कैसे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी और यहां पे कैसी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड प्रोटॉन है क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, लेकिन यहां पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर टू दिस। लेकिन इन तीनों में सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इन दोनों में कैसी थी, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहां से जो अब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो स्पिन कर रहे हैं इस बॉन्ड के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट कर लिए हैं, वो डीलोकलाइज तो कंप्लीटली नहीं कर सकते, लेकिन इस बॉन्ड के अंदर स्लाइटली मूवमेंट दिखा सकते। तो क्या हो, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से क्या हुआ, हाई बी इंड्यूस्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेंगे अपोजिट में वो कैसे होगी, ज्यादा। अगर हाई इंड्यूस करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लो बी इफेक्टिव। अरे जो इफेक्टिव जो मैग्नेटिक फील्ड इन प्रोटॉन्स को मैं दूंगा वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी। अगर ये कम मिली तो क्या हो गया हमारे पास, लो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। कि अब इन प्रोटॉन्स को अगर मेरे को जब मैंने एनर्जी दी थी 0 से 100 मेगाहर्ट्ज यानी कि पल्स की फॉर्म में 0 1 2 3 4 मैंने रेडिएशन डाली थी एक ही बार में सारी की सारी एनर्जी की या सारी की सारी फ्रीक्वेंसी की, और यहां पर क्या होगा, तो ये कम वाली प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी से 40 वाली या 30 वाली कमजोर करेगा और सिग्नल देगा। तो अब ये क्या करेगा, लो, यहां पर क्या होगी, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहां पर क्या होगा, लो या लेस बोल सकता हूं, हाई और लो या हाई और लेस। तो यहां पर क्या होगा, लो बी इंड्यूस्ड। तो बी इंड्यूस कम होगा तो यहां पर क्या होगा, हाई बी इफेक्टिव। तो हाई बी इफेक्टिव मिलेगा तो क्या मिलेगा यहां पर, हाई प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। तो इन प्रोटॉन्स के लिए हमें हायर एनर्जी वाली रेडिएशन को ऑब्जर्व करेंगे और सिग्नल मिलेगा। मान लेते हैं, देखो मान के चलते हैं यूनिट, अगर हमने बाहर से दिया 2 टेस्ला, कितना दिया बच्चे, 2 टेस्ला, 2 टेस्ला। तो इन सभी को हमने दिया तो 2 टेस्ला है अपने इंस्ट्रूमेंट में क्योंकि उसकी फिक्स है। अगर सभी को 2 टेस्ला मिलता तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता, जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होनी थी दोनों की। अगर मान लेते इन प्रोटॉन्स का भी मैं बोलता 2 टेस्ला मिल जाता, इनको भी 2 टेस्ला मिल जाता, तो ओवरऑल होता क्या, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती, 42.5 इंटू 2, तो कितना हो गया 58, यानी कि 85.5 मेगाहर्ट्ज। ये हमारे पास मेगाहर्ट्ज के अंदर है, ये जो प्रीसेशनल गायरोमैग्नेटिक रेशियो था। तो क्या करें कि ये भी इतनी मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से घूमता, 85, ये भी 85, ओवरऑल हमें एक ही रेडिएशन ऑब्जर्व होती है और एक ही सिग्नल मिलता। लेकिन क्या कह रहा है कि जब हमने 2 टेस्ला दिया बच्चे, तो सभी को 2 टेस्ला मिलता तो सभी की एक ही प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होती और हमें एक ही सिग्नल आना था। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जब हमने 2 टेस्ला दिया तो हमने बोला इसका केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट था। केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट इनके लोकल इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट की वजह से डिफरेंट था। वो प्रोटॉन जो हमने केस किए थे अलग ग्रुप लगा होगा, तो अलग ग्रुप की वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो जाती है। देखो क्या हुआ, जब 2 टेस्ला दिया हमने माना यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये बोल दिया कि हमारे पास जो इसने मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस किया अपोजिट डायरेक्शन में बच्चे, वो हमने बोल दिया उसकी वैल्यू मान ली हमने यहां पे लिख दिया 0.9, कितना 0.9 टेस्ला क्रिएट कर दिया। टेस्ला इतना होता नहीं है, वो गोस के अंदर होता हमारे पास। हमने बोल दिया कितना जनरेट किया, 0.9 टेस्ला इसने अपोजिट में किया। तो इसको मिलेगा कितना, हम क्या बोलेंगे, जो बी इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, 2 टेस्ला माइनस 0.9, 2 माइनस 0.9 कितना होगा बच्चे, 1.1 टेस्ला। तो इसको कितना मिला, 1.1 टेस्ला। तो इसकी जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो कितनी होगी अब, तो यहां पे जो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी थी वो क्या आएगी, 42.5 इंटू कितना मिला। अब वो B0 नहीं लिखते हम लोग, यहां पे B0 की जगह क्या लिखते हैं, बी इफेक्टिव, इन्वायरमेंट की वजह से। तो अब 42.5 इंटू B0 या बी इफेक्टिव कितना हो गया हमारे पास, 1.1। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हमने बोला कि
यहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, इसकी वजह से लो बी इंड्यूस्ड होगा, कितना होगा हमने बोल दिया 0.5 टेस्ला। अरे इससे तो कम ही होगा ना, यहाँ पे 0.9 हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर कितना हुआ 0.5, तो बी इफेक्टिव कितना मिलेगा बच्चे? तो यहाँ पे इसको रब करके यहाँ पे लिख देता हूं कि जो 2 टेस्ला था हमारे पास, हमने सभी को दिया था 2 टेस्ला। यहाँ पर जब ये बी इफेक्टिव होगा वो कितना होगा 2 माइनस 0.5, तो ये कितना होगा 1.5। अब यहाँ पे जो इसकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, प्रीसेशनल इज इक्वल्स टू 42.5 इंटू 1.5। देखो यहां पर हम 42 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पे 1.1, तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी, ये वैल्यू ज्यादा आएगी, तो इनकी स्पीड अलग हो गई, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी इनकी अलग हो गई, लेकिन ये कम है ये ज्यादा है। तो अब क्या हो गया, अगर ये ज्यादा ये कम है, तो अब अलग अलग हमारे पास क्या होगी, उनकी जो एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे रेडिएशंस की वो अलग अलग करेंगे, और जब अलग अलग कर रहे तो हमें अलग अलग जगह सिग्नल आएगा। वो हम देखेंगे अभी सिग्नल, इसके बाद डिस्कस करेंगे कि वो कहां पर आएगा हमारे पास, जब हम करेंगे कि उसकी यूनिट्स क्या होती है केमिकल शिफ्ट की, हम कैसे मेजर करते हैं कि ये कहां पर आएगा। अभी हमने देखा कि ये अलग जगह पे आएगा, ये अलग जगह पे, इसकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी कम, तो अलग अलग एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, और इन इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से वो अलग अलग सिग्नल देते हैं, वो एक ही जगह सिग्नल नहीं आता। तो बच्चे ये पता चला कि अगर जितनी हम दे रहे हैं इंस्ट्रूमेंट में मैग्नेटिक फील्ड वो तो फिक्स देते हैं, लेकिन वो सभी को फिक्स नहीं मिलती, वो उससे 2 से क्या तो ज्यादा मिलेगी या 2 से कम मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है ज्यादा मिले, ज्यादा कम मिलेगी जब वो डीशिल्डिंग हो जाता है। तो ओवरऑल जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे हमारे पास, जो एस ऑर्बिटल के अंदर या बॉन्ड्स के अंदर, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, शिल्डिंग। इन सभी को हम बोलते हैं शिल्डिंग, क्योंकि ये जो बी इंड्यूस कर रहे हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं शिल्डिंग। ये भूलना नहीं है, दिस इज शिल्डिंग, जितनी ज्यादा शिल्डिंग। तो अब मैं यहां पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था पहले, तो यहां पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि हायर इज द शिल्डिंग, इसको भूलना नहीं बच्चे, ये पॉइंट है, हायर इज द शिल्डिंग, हायर इज द शिल्डिंग। हायर क्या हो जाएगा, हायर बी इंड्यूस्ड, फिर क्या हो जाएगा लोअर बी इफेक्टिव एंड लेसर बी इंड्यूस, सॉरी बी लोअर बी इफेक्टिव एंड लेसर या लोअर प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, लोअर प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। ये पॉइंट हो गया किसका, शिल्डिंग का। ये किया था बच्चे। तो यहां पे बस आपने एक चीज ध्यान देनी है, यहां पे क्या वो बी नोट और एच नोट में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इससे पहले जितना लिखा था हमने एच से रिप्रेजेंट किया था, यहां पर भी एच एच कर सकते हो या बी कर सकते हो, वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन हमें साइड में लिखना पड़ेगा कि एच इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या बी इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसके बाद हमारे पास आएगा कि भाई ज्यादा कब हो सकती है, कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड मैं दूं उससे ज्यादा कब होएगी, तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपी इफेक्ट। तो अब ये देखते हैं कि ये जो डीशिल्डिंग कब होगी, तो वो डीशिल्डिंग क्या है अब देखते हैं हम लोग। एनाइसोट्रोपी इफेक्ट, एनाइसोट्रोपी इफेक्ट। इस एनाइसोट्रोपी इफेक्ट की वजह से क्या होती है, डीशिल्डिंग। इसकी वजह से क्या होती है, डीशिल्डिंग होती है, किसकी, डीशिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स। देखो ये एनाइसोट्रोपी इफेक्ट क्या है, तो भी हमने डिस्कस किया था, अगर मेरा सिग्मा बॉन्ड है तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, उस मूवमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है किस में मिलता है, ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे मेरे पास एक टाइप से। अब क्या बोला, एनाइसोट्रोपी इफेक्ट में हम बोलते हैं द इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट in pi bonds induced magnetic field in same direction to that of external magnetic field, दैट इज हम बोल सकते हैं द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाई बॉन्ड्स इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन टू दैट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज कॉल्ड डीशिल्डिंग, दिस इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपी इफेक्ट, एनाइसोट्रोपी इफेक्ट।
as a result of which protons are de-shielded and they experience higher external magnetic field than actual। देखो बच्चे क्या बोला कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट था, या मैं बोल सकता था जो सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वो किस में होगा, पाई बॉन्ड्स में होगा, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो ये इंड्यूस करते हैं वो सेम डायरेक्शन में करते हैं टू दैट ऑफ एक्सल मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने 2 टेस्ला दी और जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वहां पर था तो वो भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड सेम में है तो यहां पे जो प्रोटॉन था उसको बाहर वाली जो एक्सटर्नल वो भी, और जो मैग्नेटिक फील्ड इसने प्रोड्यूस किए बी इंड्यूस वो भी सेम डायरेक्शन में हो गई, तो ओवरऑल 2 प्लस समथिंग हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसी को हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपी इफेक्ट। जब सर्कुलेशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का इन पाई बॉन्ड्स, तो जो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो रही है उसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक। इसकी वजह से अब क्या होगा, प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, डीशिल्डेड हो जाएंगे। जितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलनी चाहिए थी 2 टेस्ला दी थी, इंस्ट्रूमेंट उससे ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन उसको उससे ज्यादा एक्सपीरियंस हो रही है। अगर ऐसा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितनी मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा मिल रही है, और इसी को हम बोलते हैं डीशिल्डेड। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो बच्चे क्या हुआ, से हमारे पास एक एग्जांपल, हमारे पास ये 3 केस में हमारे पास होता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। इन एग्जांपल क्या है, बेंजीन। तो हम बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से बेंजीन बनाया, हम सर्कल बना देते हैं, या हम इसको डबल बॉन्ड दिखाते हैं, तो इस तरीके से 2 रेजोनेंट स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की ये फॉर्म होती है। तो यहां पर क्या H H H H H H। तो कह रहा है कि यहां पर पाई बॉन्ड्स थे हमारे पास, या यहां पर अब ये पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स में क्या इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा में इलेक्ट्रॉन की ज्यादा मूवमेंट नहीं हो सकती, पाई में ज्यादा हो सकती। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ओवरऑल क्या दिखाई देगा, मैं क्या स्ट्रक्चर बना सकता हूं, यहां पर और यहां पर, बाकी क्या हो गए H। यानी कि मेरे जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली डीलोकलाइज कर रहे हैं, यानी कि वो यहां से यहां गए फिर यहां पर, यानी कि हम इसको रिप्रेजेंट करें, ये सर्कल का मीनिंग क्या है कि वो ऐसे यहां पर फ्रीली क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, फ्रीली कैसे हैं, फ्रीली डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, इजीली। फ्रीली का मतलब मैं बोल सकता हूं वो इजीली क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज। और जब डीलोकलाइजेशन होता है वो यहां पर भी हो सकता है, एक ही बॉन्ड होता है मेरे पास, एक ही बॉन्ड होता भाई, वो हम एल्कीन के केस में करेंगे तो उसमें भी सेम है। तो कह रहे जब ये ऐसा सर्कुलेशन होगा, देखो इस एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है, तो कह रहा है कि ये बेंजीन हो गए इस तरीके से, ये इसके क्या हो गए, प्रोटॉन्स। तो कह रहे कि जो पाई बॉन्ड्स है मेरे पास, ये पाई वाले इलेक्ट्रॉन देखो 2 बॉन्ड है यहां पर हमारे पास, 2 फिर 2 फिर 2, तो कह रहे कि ये पाई सिग्मा वाले तो वहीं पे रहेंगे। अब ये इधर आएगा, ये इधर आ सकता है। जब ये होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कैसे, अगर हमने इसको बेंजीन को ऐसे रखा, ऐसे रख दिया, तो कह रहे कि अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी लाइंस प्रोड्यूस होती है, ये साइड में से देखो ऐसे, यहां पर ऐसे ऊपर से फिर अंदर जाएंगी, यानी कि ये नीचे साउथ नीचे स्टार्ट होंगी, साइड में से क्या जाएंगी, ऊपर फिर नीचे, फिर यहां से ये सर्कुलर में है तो यहां से आई, यहां पे ऊपर गई फिर नीचे, ऐसे चारों तरफ होंगी। अब देखो जब ये ऊपर से नीचे आती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमारे पास कैसे होती है, अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट होता है तो हम क्या दिखाते हैं, देखो बार मैग्नेट में हम ऐसे दिखाते हैं, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो नॉर्थ से निकल के हमारे पास किस में आती है, वो साउथ में जाती है। तो नॉर्थ से निकल के वही साउथ में जाती है बच्चे। अगर मैं नॉर्थ को नीचे रख दूंगा, साउथ को ऐसे, तो ये नॉर्थ से किसकी तरफ जाती है, साउथ की तरफ। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये कह रही है ऐसे निकल के अब ऐसे गई, देखो इसके नीचे क्या होता है, ये ऐसे निकलेंगी, ये अपने आप को 90 डिग्री पे रखता है, किसके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। क्या हुआ, हमने अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया है तो ये अपने आप को ऐसे अलाइन करेगा, ऐसे नहीं करेगा। अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट में ऐसे दिए तो बेंजीन उसके रिस्पेक्ट में ऐसा हो जाएगा। देखो अब होगा क्या, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दी, ऐसे अलाइन हो गया उसके 90 डिग्री पे, अब क्या हुआ, इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डीलोकलाइजेशन और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिल रही है, यहां से नीचे निकला। अब साइड में क्या हो गया, जब प्रोटॉन आए तो ये प्रोटॉन के पास जाके अप डायरेक्शन होगी इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की। अब नीचे से भी अप आ रही है और इसके पास जाके ये कैसी होगी, अप। तो इस प्रोटॉन्स को इस
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐड प्लस इसकी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी वो सेम डायरेक्शन में हो गया। लेकिन अगर बाय चांस कोई प्रोटॉन इसके ऊपर यहां पर लाई करता और किसी कंपाउंड का, यानी कि एक चेन होती CH2 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 और यहां पर एक प्रोटॉन लास्ट वाले कार्बन का यहां पर आ जाता है इस लाइन, इस बेंजीन रिंग के ऊपर, तो क्या होता कि यहां पर तो ये साइड में तो अप डायरेक्शन में है, लेकिन उसके ऊपर जाके कैसे हो जाती है, डाउन में। तो वो जो प्रोटॉन होता है वो हो जाता है शिल्डेड, और ये सारे के सारे प्रोटॉन कैसे हैं, डी शिल्डेड। तो याद रखेंगे कि बेंजीन का जो अप प्लेन होता है, बेंजीन के जो ऊपर होगा या जो नीचे होगा, वो प्रोटॉन्स अगर वहां पे कोई गलती से आ जाए या नॉर्मल कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है स्ट्रक्चर की वजह से, तो वहां पर वो प्रोटॉन शील्ड हो जाएगा। इसको हम बोल देते हैं पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक जोन, जो शील्ड हो जाता है। और जो हमारे पास डी शील्ड हो जाते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक जोन। देखो जो एरिया जो हमारे पास अप और डाउन वाला रीजन जो क्या हो गया, सील्ड हो गया, उसको बोल देते हैं डायमैग्नेटिक जोन। और जो प्रोटॉन्स वाला एरिया, जो एरिया क्या हो गया, डीसील्ड हो गया, उसको बोल देते हैं पैरामैग्नेटिक जोन। तो ओवरऑल ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाती है बच्चे, यहां से निकलती हैं ऐसे, और ये ऊपर से जाएंगी, फिर नीचे से निकलेंगी, और फिर इस तरीके से चारों तरफ से हमारे पास ऐसे जाती हैं। तो इसको अगर हम दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे कि जो हमारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो इस तरीके से होती है ऐसे। तो ये प्रोटॉन्स की डायरेक्शन में अप, इसके ऊपर और नीचे डाउन, ये प्रोटॉन साइड में ही थे, ऐसे ही हमारे पास चारों डायरेक्शन से जा रही हैं। तो ये यहाँ पे डाउन, ये डाउन, लेकिन यहाँ पे जाके कैसी हो गई, अप हो गई। देखो ये यहाँ पे डाउन है, ये प्रोटॉन साइड में लाई करता है, देखो ऐसे, तो ये साइड में तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएगी। तो सारे के सारे जो प्रोटॉन्स सेम रीजन में आ गए, सेम डायरेक्शन में, तो इस रीजन को यहां पर और इस रीजन को हम बोल देते हैं क्या, दिस इज पैरामैग्नेटिक जोन, पैरामैग्नेटिक जोन। और इसको बोल देते हैं डायमैग्नेटिक, अप और बिलो को क्या बोल देते हैं, दिस इज डायमैग्नेटिक जोन। डायमैग्नेटिक जोन में ऑलवेज शिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स होता है, और पैरामैग्नेटिक में ऑलवेज डी शिल्डिंग ऑफ प्रोटॉन होता है। देखो अभी इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रोटॉन डी शिल्ड हो गया, इसको अगर हम दूसरी वे से दिखाते, इसी बेंजीन को मैं ऐसे भी तो दिखा सकता हूं ना बच्चे, देखो ऐसे, ये बेंजीन ही तो हो गया। अब ये बीच में हमारे पास सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बीच में बेंजीन दिखाए, तो ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये इधर। अब देखो अगर अब मैं दिखाता हूं रीजन को, तो आपको पता चलेगा ये इस तरीके से क्लियर कि ये अप हो गया, यहां पे डाउन, यहां पे डाउन, यहां पे डाउन, डाउन और अप। इसी को मैंने ऐसा दिखाया कि इसमें बेटर दिख जाता हमें अरे पास। अगर इसको मैं ऐसा खड़ा करूंगा तो जो जोन आ रही है वो ऐसे निकल रही है, यहां से ऐसे निकल के ऐसे जाके ऐसे। तो ये एक्सटर्नल भी ऐसे दे रहा हूं, हमारे पास 90 में, ये उसके 90 पे होगा, हमारे पास उसके क्या होगा 90 डिग्री पे होगा, उसके सेम प्लेन में नहीं होगा। तो हमारे पास क्या होगा, ये ऐसे होगा। तो ये जो रीजन है ये पैरामैग्नेटिक जोन है, और जो ये दूसरा रीजन है इस रिंग के ऊपर और नीचे, ये कैसा हो गया मेरे पास, डायामैग्नेटिक जोन। तो इसी को बोलते हैं एनआइसोट्रोपी। अब इसके बाद एक एग्जांपल और होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं एल्कीन। अगर मेरे पास एल्कीन होता है बच्चे, देखो ये तो बेंजीन का केस था, अगर एल्कीन होता है तो एल्कीन को हम ऐसे दिखा देते हैं CH और H, यहां पर H और H। तो क्या हुआ, कह रहे कि ये भी अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री अलाइन करता है, और 90 डिग्री हो गया। तो मेरे पास क्या हो गया कि अब जो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, इसमें ज्यादा डिलोकलाइज होता है, इसमें भी सिग्मा वाले ज्यादा दूर मूव नहीं करेंगे, लेकिन पाई वाले मूव फ्रीली कर सकते हैं इस बॉन्ड के अंदर पूरा। तो अब इस मूवमेंट की वजह से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो पाई बॉन्ड्स के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है, उसकी वजह से यहां पर भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ प्रोड्यूस फील्ड होती है ऐसे। अगर ऐसे होंगे तो इसके अप, ऊपर और नीचे, तो ये ऐसे निकलेंगी, साइड में जाके कैसी होगी, अप डायरेक्शन में हो गया, अप हो गया। तो ये जो प्रोटॉन है ये किस में आ जाएंगे, पैरामैग्नेटिक जोन में, पैरामैग्नेटिक जोन में। पैरामैग्नेटिक जोन का मतलब ये क्या हो गया, डी शील्ड हो गए, लेकिन ये भी क्या हो गया, डी शील्ड हो गए। डी शील्ड हो गए तो क्या, इनको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी जितनी हम देंगे। मान लिया कि इन्होंने क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की 0.1 टेस्ला, कितनी मैग्नेटिक, अब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, अब ये इनकी डायरेक्शन कैसी होगी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की, अब तो ये 1 टेस्ला होगी, कौन सी, बी इंड्यूस्ड। अगर बी इंड्यूस्ड की डायरेक्शन 1 टेस्ला, अब नीचे से कितने दे रहे हो यहां पर 2 टेस्ला, तो इन प्रोटॉन्स को कितने मिलेगी, तो जो बी इफेक्टिव था मेरे पास बच्चे, जो बी इफेक्टिव था वो क्या हो गया, बी एक्सटर्नल। अब माइनस नहीं है, माइनस इसने लगाया था क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था, जब वो डीशिल्डेड हो जाता तो प्लस बी इंड्यूस्ड।
समझ में आया बच्चे? वो प्लस क्यों, वो सेम डायरेक्शन में, वो माइनस और प्लस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी एक्सटर्नल कितना था 2 + 0.1 कितना मिला 2.1 टेस्ला। देखो इंस्ट्रूमेंट में तो हम केवल 2 दे रहे हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो उसको मैग्नेटिक फील्ड मिली ज्यादा मिली, तो जो मैग्नेट जो उसकी प्रीसेनल फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसे ही यहां पर अगर हम इसका दिखाते हैं तो इस तरीके से ये है, देखो तो अब इसके अंदर क्या हुआ, ये ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड दूंगा तो ये ऐसे अलाइन करेगा, ताकि अब जो इसके अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है वो ऐसे निकल रही है, यहां से ऊपर से नीचे, फिर ऐसे जाके यहां से ऊपर से नीचे, फिर ऐसे, फिर यहां से ऊपर से नीचे, साइड में जाके फिर नीचे। तो जब ये साइड में से जहां प्रोटॉन वाले एरिया में आता है वहां पे जाके अप डायरेक्शन हो गई, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नीचे से भी कैसे है, अप डायरेक्शन है। तो ओवरऑल इनको हम बोल देते हैं दिस इज एनाइसोट्रोपी इफेक्ट, जिसकी वजह से डीशिल्डिंग होती है, और ये डीशिल्डिंग होगी मेरे पास मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाई बॉन्ड्स। ये लेकिन एक और एग्जांपल हमारे पास, क्या स्पेशल केस है हमारे पास, कह रहा है कि इन आइसोट्रोपी की वजह से एक ऐसा केस है जहां पर डीशिल्डिंग नहीं होती। देखो इसमें ऑलवेज डीशिल्डिंग होगी, प्रोटॉन्स की, जो बेंजीन के प्रोटॉन्स है, जो एल्कीन के प्रोटॉन्स, उसमें भी ऑलवेज क्या होगी, डीशिल्डिंग होगी। बट हमारे पास एक ऐसा केस है, देखो यहीं पे लिख देते हैं हमारे पास, एल्गर वो है एल्काइन, ऐसा H, तो ये अपने आप को उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे कैसा एक्सटर्नल, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई करते हो तो ये अपने आप एल्काइन ALKYNE, तो ये अपने आप को उसके परपेंडिकुलर उसकी सेम डायरेक्शन में अलाइन करता है, ऐसे नहीं करता। देखो अगर ये ऐसे करता अपने आप को अलाइन, तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी होनी थी अप डायरेक्शन में, ये दोनों के दोनों क्या होने थे हमारे पास, डीशील्ड हो जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कह रहा है कि अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे अलाइन करता है ताकि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो ऐसे निकलती है। देखो साइड में से ऊपर से जाएंगी, इसमें से क्रॉस होकर नीचे से आएंगी। अब साइड में तो अप हो गया, लेकिन इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के कैसे हो गया, डाउन साइड। अब यहां से इस साइड भी जाएगा हमारे पास ये ऐसे, तो ये प्रोटॉन्स के ऊपर जाके डाउन साइड, यहां पर अप और यहां पे डाउन। तो ये जो प्रोटॉन है अब देखो ऐसे ही अलाइन हो गया, अपने आप को कर लिया, ताकि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो क्या हो गई, इस पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पे देखो जो सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां पे पाई बॉन्ड्स में, उसकी वजह से मैग्नेटिक हमारे पास लाइन फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जनरेट होनी थी, वो होनी थी सेम डायरेक्शन में अगर वो उसके परपेंडिकुलर अलाइन होता, ऐसा जैसे पाई बॉन्ड बेंजीन में हो गया था। बेंजीन में ऐसा हो गया था बच्चे, देखो उसके अपोजिट हो गए थे पाई बॉन्ड, बिल्कुल ये पाई बॉन्ड है। एल्कीन में हम लोगों ने देखा, एल्कीन में भी क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड ऐसे ही था, लेकिन क्या हुआ, अगर ये एल्काइन होगा तो कह रहा है कि ऐसे ना होकर ऐसे हो जाएगा, ऐसा होने से क्या हो गया, अब ये जो प्रोटॉन है वो डीशील्डेड रीजन में नहीं है, वो क्या हो गए, सील्ड हो गए, और ये सील्ड हो गए ड्यू टू एन आइसोट्रोपी इफेक्ट, बिकॉज the protons, the alkyne will arrange in such a manner such that the magnetic line of force will be in such a direction that will be against external magnetic field. As a result of which the protons are shielded and hence they will experience less magnetic field. तो जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनको मिलेगी, जो बी इफेक्टिव मिलेगी बच्चे, वो बी इफेक्टिव कम होगी, वो ज्यादा नहीं होगी। तो ये एक ही केस था एल्काइन वाला, कि जिसमें एनाइसोट्रोपी की वजह से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मिलनी थी वो ज्यादा नहीं, वो क्या हो गई, कम, क्योंकि उसकी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, वो हो गई उसकी ओरिएंटेशन की वजह से, क्योंकि वो ऐसा ओरिएंट नहीं करता। और ये हमें पता चलता है जब उसका NMR लेते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा मिला था, हमें कन पे मिला, तो हमने बोल दिया कि उसने अपने आप को ओरिएंट इस मैनर में कर लिया ताकि उसकी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। ये हम बोलते हैं कि इन दोनों के दोनों अपने आप को 90 डिग्री पे ओरिएंट करते हैं, कि जो बेंजीन है वो अपने आप के पाई बॉन्ड, जो बेंजीन है वो 90 डिग्री पे ओरिएंट कर रहा है, एल्कीन भी 90 डिग्री पे कर रहा है, लेकिन जो एल्काइन है वो 90 डिग्री पे ओरिएंट नहीं कर रहा है। अगर ऐसा ही छोटा सा यहीं पे हम दिखा देते हैं कि लाइक मेरे पास होता कार्बोक्सिलिक एसिड होता, या मेरे पास कीटोन होता, या एल्डिहाइड होता, देखो हम क्या लिखा देते हैं RCHO, ये हो गया। तो क्या हुआ, अब ये अपने आप को भी 90 डिग्री पे करेगा, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जनरेट होंगी स्पाई बॉन्ड्स के अंदर से। अगर ये ऐसा हुआ तो बच्चे ये देखो क्या हुआ कि यहां पर अप डायरेक्शन अप, तो ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन भी किस में आ गया, पैरामैग्नेटिक जोन में, पैरामैग्नेटिक जोन में आ गया। अगर ये पैरामैग्नेटिक जोन में आ गया तो ये क्या हो गया, दिस इज आल्सो डीशिल्डेड। तो इसकी वजह से
यहाँ पे जो हमारे पास लाइक कार्बोनिल ग्रुप है तो वहां पर भी पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ये प्रोटॉन्स होंगे या एसिड वाले केस में तो वो किस में आ जाएंगे, पैरामैग्नेटिक जोन में आ जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, डीशिल्डेड हो जाएंगे हमारे पास। तो बच्चे अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो केमिकल शिफ्ट थी हमारे पास वो हमारे पास अराइज हो रही थी ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट हो रहा था आइदर ड्यू टू शिल्डिंग और आइदर ड्यू टू डीशिल्डिंग। शिल्डिंग की वजह से कम मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी उसको, डीशिल्डिंग की वजह से ज्यादा। तो जो डीशिल्डिंग होती है वो एनिसोट्रॉपी इफेक्ट की वजह से होती है, मैक्सिमम केस में एक ही केस है जिसमें वो शिल्डिंग प्रोड्यूस कर रहा है, और नॉर्मल जो शिल्डिंग होती है वो हमारे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से होती है।